अमेरिका की तरफ से भारत को इस बार क्या वार्निंग मिली है, डीआरडीओ ने भारत के लोगों को गर्व करने का मौका कैसे दे दिया है, एशिया कप के ठीक पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने कौन सा क्राइसिस आ गया है और यूक्रेन भारत के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। दरअसल अमेरिका के फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी जॉन कैरी, जो साल 2013 से लेकर 2017 तक बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं, वो अचानक से भारत के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं और जॉन कैरी ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स का विरोध किया है और कहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स और ऑर्डर्स इशू करने वाली पॉलिसी भारत के साथ बिल्कुल नहीं चलने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जॉन कैरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का ये टकराव ये काफी दुखद है और हम इसको लेकर काफी चिंतित हैं। जो ग्रेट नेशंस होते हैं वो अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हैं, वो भी बिना किसी जेन्युइन डिप्लोमेटिक एफर्ट के। जॉन कैरी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को टारगेट कर रहे हैं। जॉन कैरी ने कहा कि एक कॉमन ग्राउंड निकालकर जेन्युइन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दिखाने की जरूरत है। बराक ओबामा के समय नेगोशिएशंस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेटिव तरीके से होती थी, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप के रूल में कुछ ज्यादा ही ऑर्डरिंग, प्रेशर और पुशिंग अराउंड हो रही है। यानी कि ये ऑर्डर्स देने, दबाव डालने या फिर इग्नोर करने वाली पॉलिसी ये जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपना रहा है ये भारत के साथ बिल्कुल नहीं चलने वाली है। ये कहना है जॉन कैरी का, जो बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री थे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी लीडर निकी हेली, जो अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थी, इन्होंने भारत को सलाह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट्स को भारत सीरियसली ले। निकी हेली ने कहा है कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप का रशियन ऑयल वाला पॉइंट सीरियसली लेना चाहिए, यानी कि गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और ये चीज जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। निकी हेली ने आगे कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच की दोस्ती और गुडविल के सालों पुराने रिश्ते से अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, जिसकी मदद से अभी की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ा जा सकता है, यानी कि अभी कोई देरी नहीं हुई है। इसके आगे निकी हेली कहती हैं कि ट्रेड के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स और रशियन ऑयल इंपोर्ट जैसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच टफ लेवल के डायलॉग्स काफी जरूरी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। हमारे दोनों देशों के शेयर्ड गोल, यानी कि जो हमारे साझा गोल्स हैं उनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और ये भी सच है कि चाइना का सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत जैसा दोस्त होना बहुत ही जरूरी है, ये कहना है निकी हेली का। वैसे गंभीरता से भारत को नहीं अमेरिका को सोचना है, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए जो रीजन दिए जा रहे हैं वो सेम रीजन यूरोपियन यूनियन और चाइना के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन नेवी से संबंधित। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के 40 से 50 साल पुराने चेतक और चीता क्लास के हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने और नए हेलीकॉप्टर्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया है, यानी कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए नए हेलीकॉप्टर्स की तलाश शुरू कर दी है। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का फैसला किया है। इनमें से 51 हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के लिए होंगे और 25 हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 76 की संख्या में नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया है, उसके मुताबिक ये हेलीकॉप्टर्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। एंड वहीं पर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी एंड मेडिकल इवैक्यूएशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, एरियल फायर फाइटिंग और कई सारी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। अगले कुछ सालों के अंदर भारतीय सेना के टोटल 400 से 500 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाना है, इसलिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फॉरेन की कंपनीज भारत में आकर अपना बेस यहाँ पर सेटअप करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। दरअसल भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर ओलेक्सेंडर पोलिशचुक ने ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा की घोषणा की है और ये बताया कि रिसेंटली जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने के लिए इन्वाइट किया है, जिसके बाद अब भारत और यूक्रेन की गवर्नमेंट्स ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा की तैयारियां कर रही हैं। डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन दोनों देश इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी साल के एंड में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी भारत आना है। आपको क्या लगता है कि उसके पहले ज़ेलेंस्की को भारत में इन्वाइट करना क्या ये सही फैसला है, हाँ या फिर ना? रशिया के साथ दोस्ती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अनीश दयाल सिंह सर को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है। अनीश दयाल सिंह सर 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डीजीपी रह चुके हैं। पिछले साल दिसंबर 2024 में ये रिटायर हुए थे
और इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 30 साल काम किया है। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल सर की रिटायरमेंट के बाद यही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA बनाए जा सकते हैं। और पिछले साल न्यूज भी आई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि 80 साल के अजीत डोभाल सिंह सर हेल्थ इश्यूज के कारण रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। अब एयर डिफेंस सिस्टम तो कई तरह के होते हैं। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं लंबी दूरी के लिए, कुछ होते हैं मीडियम या फिर कुछ होते हैं छोटी दूरी की डिस्टेंस के लिए। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिसमें टारगेट को मिसाइल्स की मदद से उड़ाया जाता है और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिनमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेजर बीम या फिर माइक्रोवेव सिस्टम्स की मदद से टारगेट को हिट किया जाता है। कहने का मतलब है कि एयर डिफेंस सिस्टम कई सारे प्रकार के होते हैं और भारत भी आज की डेट में 15 से 20 अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन DRDO पिछले कुछ सालों से एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था, जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है और ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम आपस में मिलकर एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क बनाकर काम करते हैं। अब इस तरह के मल्टी लेयर्ड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में जब एक रडार टारगेट को ट्रैक या फिर ट्रेस करता है तो नेटवर्क में कनेक्टेड बाकी सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी उस टारगेट की लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर एक डिफेंस सिस्टम उसको हिट करने में फेल हो जाता है तो दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होता है उस टारगेट को मार गिराता है। अलग अलग लेयर्स बनने के कारण एनिमी के अटैक्स रोकने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एनिमी के लिए एक मल्टी लेयर्ड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना ये काफी मुश्किल हो जाता है। अब DRDO जिस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था उसमें QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा था। और गुड न्यूज से निकल कर आ रही है कि DRDO ने भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का मेडन फ्लाइट टेस्ट पास कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि DRDO ने ओडिशा कोस्ट के पास ये टेस्ट कर लिया है जिसमें DRDO को सक्सेस मिली है। ये पहला टेस्ट था और इसी में भारत को सक्सेस मिल गई है और आगे चलकर इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के और भी कई सारे टेस्ट होंगे। अब इसको भारत के सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था उसकी दिशा में पहला माइलस्टोन माना जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ड्रीम 11 कंपनी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ड्रीम 11 कंपनी ने एशिया कप से पहले इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर और जर्सी स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। रिसेंटली मोदी सरकार ने द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया था, जिसके बाद कंपनी अपनी ऐप के ऊपर मनी गेमिंग कॉन्टेस्ट नहीं करवा पाएगी जो कंपनी की कमाई का साधन था। इसलिए स्टेप को अब कॉस्ट कटिंग और उसी से संबंधित देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम 11 और BCCI आपस के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की अनाउंसमेंट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेज के वाले से न्यूज निकल कर आ रही है कि BCCI एशिया कप के लिए ड्रीम 11 को ऑनबोर्ड लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एशिया कप को अब 2 हफ्ते का समय बच गया है। एशिया कप 9 सितंबर को स्टार्ट होना है एंड अगर ड्रीम 11 नहीं मानी तो BCCI को फ्रेश बिड्स इनवाइट करनी पड़ेंगी, वरना इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी जर्सी के ऊपर बिना किसी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी के नाम के बिना ही खेलना पड़ेगा। ड्रीम 11 कंपनी टीम इंडिया के होम मैचेस के लिए पर मैच 3 करोड़ रुपीस पे करती थी और अवे मैचेस के लिए 1 करोड़ रुपीस पर मैच पे करती है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जो भारत सरकार ने लाया है क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल RBI ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर के लिए एस्टिमेट किया था कि भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास रहेगा, लेकिन अब नंबर्स एस्टिमेट से भी ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में असेसमेंट दी है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8 से लेकर 7% के बीच में रहेगी। SBI ने कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग पहले क्वार्टर में 6.9% की ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है और भारत की GDP ग्रोथ रेट अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के अमेरिका सप्लाइड मिसाइल्स के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई की थी, खासकर US मेड लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इसको लेकर अब अमेरिका ने यूक्रेन को डायरेक्शंस दी है कि यूक्रेन की सेना इनका इस्तेमाल करके रशिया की सीमा के अंदर हमला नहीं कर सकती है। और खास बात यह है कि ये ब्लॉक डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के बाद आया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुला 4 दिन की भारत यात्रा के ऊपर पहुंच गए हैं। फिजी ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड के ऊपर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के चलते भारत के सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर आज अल्जीरिया की विजिट के ऊपर आ गए हैं। मैप में आप देख सकते हैं अल्जीरिया अफ्रीका के नॉर्थ में स्थित है और यूरोपियन कंट्रीज के ठीक नीचे है। इंडियन आर्मी चीफ 3 दिन की अल्जीरिया की विजिट के ऊपर गए हैं और 28 अगस्त को वापस आ जाएंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।